Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Yesterday we talked about the process of diffusion in our second chapter. I hope that you have read the topic of diffusion from the book after listening my lecture. Today we'll see some examples from our daily life or from the body of the living organisms in which the process of diffusion is involved. Let's start. First of all, we see the diffusion of a dissolved substance. For this purpose, we'll place a drop of potassium permanganate solution at the bottom of a beaker of water and observe the changes in the color of the water. हमने एक बीकर लेना है और उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का एक ड्रॉप ऐड करना है एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑफ पर्पल कलर. व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस? Potassium permanganate particles move up the water from a region of high concentration to regions of low concentration. अब देखें, if we look at the beaker, here at the bottom of the beaker, this is the region of high concentration. क्योंकि जब हमने इसका ड्रॉप ऐड किया तो दैट ड्रॉप फॉल टू द बॉटम ऑफ द बीकर. अब क्या है, द अदर एरियाज लाइक दिस इज द एरिया वेयर देर इज नो कंसंट्रेशन और वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट. सो द particles of potassium permanganate will start to move from the area of high concentration towards the area of low concentration. Means the process of diffusion will start और जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है. एंड ओवर टाइम अ होमोजीनियस सॉल्यूशन विल ऑब्टेन्ड. दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल कंटिन्यू अनलेस एंड अनटिल जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं दोज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर ऑफ द बीकर. सो हम कहते हैं कि एट दैट स्टेज होमोजीनियस सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड. ठीक है. अब वो जो स्टेट हमारी आई जब होमोजीनियस मिक्सचर जो है हमारा हासिल हो गया, हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है. नो लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज़ द सॉल्वेंट और हमने इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए हैं. ठीक है. अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस एरिया में इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वेरी हाई. अब जब जो ही हमने इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल स्टार्ट एंड द पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है. और क्या होगा उसके बाद कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनलेस क्या होगा कि एक स्टेट डेवलप हो जाएगी या एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसमें कि पार्टिकल्स विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन द बीकर. एट दिस पॉइंट हम इस स्टेज को कहते हैं कि दिस इज़ द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. एट दिस पॉइंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्प्रेड देमसेल्व्स आउट इक्वली थ्रू आउट द बीकर. एट दिस स्टेज नाउ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल स्टॉप. जब अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस विल बी एट इट्स पीक और जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल स्टॉप. अच्छा, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है आर द पार्टिकल्स स्टिल मूविंग आफ्टर डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड? डेफिनेटली द आंसर इज़ येस. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसको क्लियर किया था. डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बट इट डजेंट मीन द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग. द पार्टिकल्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें ये फील होगा कि दैट देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. क्योंकि अगर एक जगह से कुछ पार्टिकल मूव करके दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरी जगह से पार्टिकल्स विल मूव जो है वो पहली जगह पर आ जाते हैं. तो ओवरऑल जो है कंसंट्रेशन में या ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में देयर विल बी नो चेंज बट पार्टिकल्स आर स्टिल मूविंग इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट वी विल सी नाउ दैट हाउ डिफ्यूजन अकर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. Diffusion can occur across a permeable membrane.
ठीक, and at the end there will be equal concentrations of all ions on both sides of the membrane. अब permeable membrane, if you recall your first chapter, मैंने आपको बताया था कि membrane की 3 types होती हैं. एक होती है permeable membrane, then comes the semi permeable membrane and then comes the impermeable membrane. Permeable membrane क्या होती है? Which allow both solute and solvent particles to pass through it. मैक्सिमम इसके अंदर से पार्टिकल जो हैं वो इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं. इसमें जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है वो सिर्फ होती है पार्टिकल साइज़ की, कि अगर कोई बहुत बड़े साइज़ का पार्टिकल है जो कि इस मेम्ब्रेन के पोर साइज़ से बड़ा है तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा. अदरवाइज़ ये कोई हर्डल नहीं क्रिएट करती, इट डजेंट एक्ट एज अ बैरियर. सो परमिएबल मेम्ब्रेन में से जो है वो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं. अब जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो एट द एंड क्या होगा? देयर विल बी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. लेट्स एक्सप्लेन दिस प्रोसेस. दिस इज़ अ सिस्टम. इन दिस सिस्टम देयर इज़ अ जार, और उस जार को हमने 2, आप कह लो कि चैम्बर्स में या 2 पार्टीशंस उसकी कर दी हैं हमने, और उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. नो, परमिएबल मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया आपको क्या होती है, जिसमें से बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन क्रॉस. सो मेम्ब्रेन is permeable to both solute and solvent. Now this is the left side of the beaker and this is the right side of the beaker. At the left side we added concentrated sugar solution in which there is high concentration of sugar molecule and there is low concentration of water molecules. Concentrated sugar solution हम उसको कहते हैं जिसमें हमने शुगर ज़्यादा ऐड की हुई है और वाटर की अमाउंट जो है वो ज़रा कम है. ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड पर कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन को ऐड किया एंड ऑन द राइट साइड वी एडेड द डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन इन विच देयर आर फ्यू शुगर पार्टिकल्स एंड देयर आर मोर पार्टिकल्स ऑफ द वाटर. अच्छा, अब क्या होगा कि ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए जो शुगर के पार्टिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द राइट साइड. ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं दीज आर ऑफ शुगर, तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विल डिफ्यूज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द लेफ़्ट साइड. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से राइट साइड से विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द left side because right side पर there is high concentration of water molecule and in the left side there is low concentration of water molecule. ठीक है, यानी जो solute के particles हैं those will move towards the right side and जो solvent के particles हैं those will move towards the left side. ठीक है, अब क्या होगा कि there will be process of diffusion and this diffusion will continue unless a state of dynamic equilibrium will develop. अब जब dynamic equilibrium की state develop हो जाएगी तो there will be uniform distribution of water and sugar molecules at both sides of the membrane. This is right side and this is left side, and if you see this diagram there is equal distribution of sugar particles and water particles across the both sides of the membrane. We'll take another example of the diffusion across a membrane. We are taking a permeable membrane and permeable membrane is both कह लो permeable होती है for both the solute and solvent. Both the solute and solvent are able to pass through a permeable membrane. Now again we have taken a beaker और हमने उस beaker को 2 parts में उसकी जो internal area है उसको हमने 2 chambers में divide कर दिया है through a permeable membrane. ठीक है. Here at the left side we added potassium iodide solution and at the right side we added copper sulfate solution. So at the left side solution में particles किसके हैं? solute particles कौन से हैं? potassium iodide के particles हैं and at the right side there are the particles of the copper sulfate.
अच्छा जी, अब क्या होगा, देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और जो पोटेशियम आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द लेफ़्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक, अच्छा जी, अब देखें जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया तो जो हमारी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। लेफ़्ट साइड में देर आर 20 particles of potassium iodide and on the right side there are 20 particles of the copper sulfate। अच्छा जी, डिफ्यूजन स्टार्ट होगी बिकॉज हेयर इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड हेयर इज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक हो गया, देयर इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट आयंस एंड देयर इज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट आयंस। तो अब क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट के आयंस हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, और जो उसके पोटेशियम आयोडाइड के आयंस हैं दे विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द लेफ़्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड। The process of diffusion will continue unless and until both the particles are evenly distributed on the both sides of the membrane. At that stage हम कहते हैं कि dynamic equilibrium की state जो है that has developed. At the stage of dynamic equilibrium on both sides of the membrane there will be 10 potassium iodide ions and 10 copper sulfate ions on the left side, and there will be 10 copper sulfate ions and 10 potassium iodide ions on the right side of the membrane. So both sides of the membrane will have equal concentration of both the particles. So this is the diffusion across the membrane. जब भी किसी membrane के आप कह लो कि across यानी दोनों side of membrane के अनईक्वल कंसंट्रेशन हो सॉल्यूट पार्टिकल्स की या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और डिफ्यूजन तब तक होती रहेगी जब तक कि उस मेम्ब्रेन की बोथ साइड्स पर इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाती, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की भी। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये प्रोसेस पूरी तरह क्लियरली समझ आ गया होगा। अच्छा, नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफ्यूजन इन द सेल्स, इन द लिविंग सेल्स। Diffusion is an important way by which oxygen and carbon dioxide move into and out of the cells. जब हम living cells की बात करते हैं, we are taking here an example of amoeba. This is a unicellular organism, ठीक है, और the outer lining of this organism is cell membrane. और आपको पता है कि cell membrane is a semi-permeable membrane. So it will act as a barrier. ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है. It allows certain particles to cross it while others are inhibited. वो बहुत सारे जो हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, बट सर्टन जो स्मॉल साइज़ के होंगे और जो अनआयनाइज्ड होंगे और जो सिंपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन ईजीली क्रॉस दिस मेम्ब्रेन. सो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंपल शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को कैन ईजिली क्रॉस. सो हर लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है एज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिलीज़ करना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, फूड एंड ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज़ इनटू द सेल. क्यों डिफ्यूज़ हो रही है? बिकॉज देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन of oxygen and there is high concentration of food outside the environment. जो लिविंग सेल के बाहर का एरिया है, जो उसकी आउटर एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और वहाँ फूड भी ज़्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर से ऑक्सीजन तो उसने इस ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर ली इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, अब जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो जो इनर एरिया है वहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने हाई कंसनट्रेशन के एरिया से मूव करेगी टूवर्ड्स द आउटर एनवायरनमेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जब फूड को यूज़ किया तो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। सो सेल में क्या होता है, देयर इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, सो वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए सेल के अंदर से बाहर की तरफ, मीन्स के वो डिफ्यूज़ आउट हो रही है। लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में चूँकि ऑक्सीजन इज़ इन हाई कंसनट्रेशन एंड फूड इज़ इन हाई कंसनट्रेशन, सो फूड एंड ऑक्सीजन विल डिफ्यूज़ इन द सेल। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। We'll take another example of diffusion in the cells. If we see in the lungs, oxygen diffuses from the lung into blood vessels and carbon dioxide diffuses out of the blood vessels into the lungs. आपको पता है कि हम lungs हमारे जो हैं ये वो organs हैं जो gaseous exchange करते हैं। हमारे blood में जो लंग्स में जो ब्लड आता है दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। हमारा हार्ट लंग्स को ब्लड भेजता है ताकि ये ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेट हो चुका है, हमारे बॉडी के सेल्स ने इस ब्लड में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पोर कर दी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द वीनस ब्लड। सो हार्ट जो होता है वो इस वीनस ब्लड को सेंड करता है टूवर्ड्स द लंग्स ताकि इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके। अब ये ऑक्सीजनेशन कैसे होगी? लुक एट दिस डायग्राम। ये देखें, अगर हम ये जो येलो कलर में ड्रॉ किया हुआ है दिस इज़ एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई क्या होता है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अब हम जब इनहेल करते हैं तो एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द एल्वुलस। जब हम इनहेल करेंगे तो एयर इनसाइड मूव कर जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर जो है वो लंग से आउटसाइड मूव कर जाती है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल्ड एयर के अंदर क्या होता है, देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है एंड हेयर इज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि इस एल्वुलाई के सराउंड किया हुआ है इसको ब्लड कैपिलरी ने। सो ब्लड that is entering in this capillary that has low concentration of oxygen and that has high concentration of carbon dioxide। ठीक है, अब जब हमने एयर को इनहेल किया तो क्या है कि हमारे लंग्स के एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। अब चूंकि जो वीनस ब्लड है वहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड वेजल्स में से मूव करते हुए उनकी डिफ्यूजन होगी और वो एल्वुलर सैक के अंदर एंटर हो जाएंगे अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से एल्वुलाई से मूव करके तो एंटर हो जाती है इनटू द ब्लड वेजल्स। इस तरीके से जो हमारा ब्लड होता है जो कि डीऑक्सीजनेट हो चुका है, अब क्या हो गया है इसकी ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड वेजल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वुलर सैक टू बी एक्सहेल्ड, ताकि उसको एक्सहेल कर दिया जाए, उसको लंग्स में से निकाल के एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाए। सो इन दिस प्रोसेस इफ़ यू सी कि जो हमारा गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है एल्वुलस में वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मैकेनिज़्म ऑफ डिफ्यूजन। दोनों गैसेस अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करती हैं जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है। नेक्स्ट we'll take an other example of the process of diffusion in the living cells, and this time we'll take the example of root hair cells. Now root hair cells are present in the roots. अब हर सेल
जो है एवरी सेल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज़ द वेस्ट मटेरियल एंड दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। अब जो रूट हेयर के सेल्स हैं उनमें क्या होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द रूट हेयर सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द रूट हेयर सेल। ठीक है, दिस इज़ अ रूट हेयर सेल। इस सेल में जो उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर देयर इज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन has been consumed by the cell in the process of respiration, and there is high concentration of carbon dioxide because carbon dioxide is produced as a result of respiration। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन and there is low concentration of carbon dioxide. Now both gases will follow their own concentration gradient, जिसकी वजह से oxygen will diffuse into the cell and carbon dioxide will diffuse out of the cell। ठीक है, so this is how the process of diffusion of gases occur in the रूट हेयर सेल्स एंड इन दिस वे जो सेल होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। इन दिस process also the process of diffusion is involved. Now in the last we'll see what affects the rate of diffusion. अब अगर किसी एरिया में डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है, वहाँ पर रिक्वायर्ड है किसी सिस्टम में, किसी सेल में या किसी बीकर में या किसी और आप कह लो कंडीशन है, कोई और ऐसी जगह है जहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लो और रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी fast. So the first factor that controls the rate of diffusion is the steepness of the concentration gradient. अब steepness का मतलब है difference of concentration gradient. अगर concentration gradient बहुत ज़्यादा है, mean के two areas में the difference of concentration is very high, एक जगह कंसंट्रेशन बहुत लो है और एक जगह कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होती है दैट डिसाइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द स्टीपर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड इफ़ देयर इज़ लेस स्टीपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस विल बी एट स्लो रेट। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज़ द हीट। नाउ व्हाट हीट प्ले अ रोल, कैसे ये रोल प्ले करती है जो हीट होती है? हीट कॉजेज पार्टिकल टू गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। अब अगर हम किसी बीकर में जैसे हमने कोई उसका सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड किया है और हम उस सिस्टम को हीट करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो डिज़ोल्यूशन का प्रोसेस है, जैसे अगर हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करना है, हमने बीकर लिया और हमने उसके अंदर 2 स्पून शुगर ऐड कर दिए। ठीक है, अब अगर हम उस वाटर को किसी बर्नर के ऊपर प्लेस करके उसको हीट करना शुरू कर दें, तो वो जो डिज़ोल्यूशन का प्रोसेस है, वो जो शुगर ने डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए डिज़ोल्व होना है और थ्रू आउट द बीकर इन एवरी साइड ऑफ द बीकर इन एवरी एरिया ऑफ द वाटर उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, वो प्रोसेस रैपिड हो जाएगा क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट से क्या होता है, पार्टिकल जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, दे गेन द काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव एट अ फास्टर रेट, और जब वो फास्टर रेट पर मूव करते हैं तो क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा। सो द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस को ज़रा बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड किया है बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह we'll start the next process by which the material, the substances move, and that process is known as the osmosis. Stay safe, stay blessed by staying at your homes. Allah Hafiz.